Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss economy from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी के सबसे कोर कॉन्सेप्ट्स में से एक है एंड फ्रॉम अ यूपीएससी पर्सपेक्टिव एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करके पूरी इकोनॉमी के स्टीयरिंग व्हील को संभालता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी के कोर ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। पर सिर्फ लिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनके बीच के टेंशन को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम इसके डिफरेंट टाइप्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी के स्ट्रक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सिग्निफिकेंस को जानेंगे। और इंस्ट्रूमेंट्स भी। एंड फाइनली हम आरबीआई की टूलकिट में मौजूद उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करेंगे जिन्हें वो इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या? सोर्स मटेरियल इसे बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। ये किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, भारत के केस में आरबीआई की। हाँ, जिसका अल्टीमेट एम इकोनॉमी में मनी की सप्लाई और क्रेडिट यानी उधार की अवेलेबिलिटी को मैनेज करना है। ये सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि देश के बड़े मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को हासिल करने का एक पावरफुल टूल है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं? सोर्स में तो ऑब्जेक्टिव्स की एक लिस्ट दी गई है, जैसे एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास को गति देना। हाँ, और दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, यानी महंगाई को एक तय दायरे में रखना। बिल्कुल। सोर्स में तो ये ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर कट लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में तो इनमें टकराव होता होगा, है ना? एग्जैक्टली। एक तरफ ग्रोथ के लिए आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा खर्च करें, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए। बिल्कुल, आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आपको खर्च कम करवाना होता है, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। हाँ, यही मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज है, इस बैलेंसिंग एक्ट को साधना, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच एक सही संतुलन बनाना। तो ये सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, बल्कि एक तरह का टाइट रोप वॉक है। सोर्स में कुछ और गोल्स भी मेंशन है, जैसे एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन। हाँ, इसका मतलब है रुपए की कीमत को विदेशी करेंसीज के मुकाबले स्टेबल रखना, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम हो। फिर आता है बैलेंसिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी देश में जो बचत हो रही है उसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ डायरेक्ट करना। और आखिर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी एक ऐसा माहौल बनाना जहां नई नौकरियां पैदा हों। ये सभी गोल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस बैलेंसिंग एक्ट को करने के लिए आरबीआई के पास क्या अप्रोचेस हैं? सोर्स में मॉनेटरी पॉलिसी के दो मेन टाइप्स बताए गए हैं जी। पहला है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे डविश पॉलिसी भी कहा जाता है। एक्सपेंशनरी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इकोनॉमी को एक्सपैंड करने यानी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए होती है। ओके। इसका मेन टूल होता है इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह। जब आरबीआई रेट्स कम करता है तो बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना सस्ता हो जाता है। और जब बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है तो वो आगे बिजनेसेस और आम लोगों को भी सस्ते लोन दे पाते हैं। सही। इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। इसका कॉन्टेक्स्ट होता है इकोनॉमिक स्लोडाउन्स या रिसेशंस, है ना? एग्जैक्टली। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने जो नीतियां अपनाई थी, उन्होंने सिस्टम में जमकर लिक्विडिटी डाली ताकि ग्रोथ पटरी पर लौट सके। और इसका दूसरा पहलू है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसे हॉकिश या डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। ये बिल्कुल उल्टा काम करती होगी। हाँ, जब इकोनॉमी ओवरहीट हो रही हो, यानी ग्रोथ तो तेज है लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी बेकाबू हो रहा है, तब आरबीआई हॉकिश स्टांस अपनाता है। अच्छा। इसका ऑब्जेक्टिव होता है मनी सप्लाई को कम करना। इसके लिए आरबीआई अपने की इंटरेस्ट रेट्स जैसे रेपो रेट, एसएलआर, एमएसएफ को बढ़ा देता है। लेकिन इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता होगा। पड़ता है। इंडस्ट्रीज के लिए लोन महंगे हो जाते हैं, होम लोन्स, कार लोन्स महंगे हो जाते हैं, जिससे डिमांड कम होती है और जॉब क्रिएशन स्लो हो जाता है। तो क्या ये इन्फ्लेशन को काबू करने की एक भारी कीमत नहीं है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है एंड दिस इज द ट्रेड ऑफ वी वर टॉकिंग अबाउट। आरबीआई को ये टफ कॉल लेना पड़ता है। हाई इन्फ्लेशन गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी हानिकारक है। इसलिए शॉर्ट टर्म में ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन करके इन्फ्लेशन को काबू में लाना जरूरी हो जाता है। राइट। इसका हालिया एग्जांपल है पोस्ट कोविड-19 इन्फ्लेशनरी फेज, जब सप्लाई चेन डिसरप्शंस और डिमांड सर्ज के कारण दुनिया भर में महंगाई बढ़ी और आरबीआई को रेट हाइक्स करने पड़े। Here's where it gets really interesting. ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच संतुलन साधने वाले, रेट्स बढ़ाने या घटाने वाले, ये इतने बड़े डिसीजंस लेता कौन है? हाँ, ये काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का। 2016 में इसका बनना एक बड़ा गेम चेंजर था, है ना? हाँ, बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में एमपीसी पर एक डिटेल टेबल है। 2016 से पहले ये सारे डिसीजंस काफी हद तक आरबीआई गवर्नर पे निर्भर करते थे। ओके। लेकिन उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके सेक्शन 45ZB के तहत एमपीसी का गठन किया गया। अच्छा। इसने डिसीजन मेकिंग को एक इंडिविजुअल सेंट्रिक मॉडल से कमिटी बेस्ड, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रोसेस बना दिया। तो इस कमेटी में कौन कौन होता है? इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, और एक और ऑफिसर। और बाकी 3?
और बाकी 3 मेंबर्स गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो इकोनॉमिक्स या फाइनेंस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। हर मेंबर के पास एक वोट होता है और टाई होने पर गवर्नर के पास एक डिसाइडिंग वोट होता है। तो इससे डिसीजंस में ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन आती होगी। डेफिनेटली। और ये कमेटी मिलती कब है? इन्हें साल में कम से कम 4 बार यानी हर क्वार्टर में मिलना लीगली मैंडेटरी है। ओके। और गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स का टेन्योर 4 इयर्स का होता है और उन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, ताकि उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। और इनका मुख्य काम क्या है? एमपीसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना, साथ ही ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए। इसके लिए वो पॉलिसी रेपो रेट को सेट करते हैं। राइट। भारत में इन्फ्लेशन टारगेट सीपीआई कंबाइंड इंडेक्स पर बेस्ड होता है। करंटली सरकार ने आरबीआई के कंसल्टेशन से ये टारगेट 4% पर फिक्स किया है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे का टॉलरेंस बैंड है। यानी इन्फ्लेशन को 2% से 6% की रेंज में रखना है। हाँ, ये टारगेट 2021 से 2026 तक के लिए वैलिड है। सोर्स में एमपीसी के कुछ की फीचर्स भी बताए गए हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एमपीसी अपने फैसलों के लिए जवाबदेह है। अगर इन्फ्लेशन लगातार 3 क्वार्टर्स तक, यानी 9 महीनों तक, हाँ 9 महीनों तक 6% की अपर लिमिट से ऊपर या 2% की लोअर लिमिट से नीचे रहता है, तो इसे एमपीसी का फेलियर माना जाता है। और फेलियर के केस में क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर के तहत एमपीसी को सरकार को एक डिटेल्ड रिपोर्ट देनी पड़ती है। अच्छा। उस रिपोर्ट में उन्हें बताना होता है कि वो टारगेट क्यों मिस कर गए, अब उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाएंगे और कितने समय में इन्फ्लेशन को वापस टारगेट रेंज में ले आएंगे। ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इस फ्रेमवर्क को बहुत क्रेडिबल बनाता है। साथ ही मीटिंग्स के मिनट्स भी 14 दिन बाद पब्लिक किए जाते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। मतलब ये पूरा फ्रेमवर्क उर्जित पटेल कमेटी 2014 की देन है, जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। यस। यूपीएससी 2022 में भी इससे जुड़ा एक सवाल था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई क्या कर सकता है। यस। इस कमेटी का कोर आइडिया मॉनेटरी पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना था। उन्होंने ही 4% ±2% का टारगेट और एक इंडिपेंडेंट एमपीसी का सुझाव दिया था। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। तो एमपीसी इन्फ्लेशन को टारगेट करने के फैसले लेती है, लेकिन सिर्फ फैसला लेने से तो काम नहीं चलेगा। राइट। इन फैसलों को जमीन पर लागू करने के लिए आरबीआई के पास क्या हथियार हैं, उनका टूल किट कैसा दिखता है? एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द बैंकिंग सिस्टम? अब बात करते हैं उन टूल्स की जिन्हें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। आरबीआई के पास इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा टूल किट है। इसका कोर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। ये आरबीआई का डेली लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। आसान भाषा में, बैंकों को जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है या उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, तो वो LAF विंडो के जरिए आरबीआई से डील करते हैं। और इसी LAF के तहत आता है सबसे चर्चित टूल, रिपो रेट। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? रिपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को जीसेक्स यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखने पर ओवरनाइट या शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज देता है। ओके। अगर आरबीआई चाहता है कि बैंक ज्यादा लोन दे, तो वो इस दर को कम कर देता है, जिससे बैंकों के लिए पैसा लेना सस्ता हो जाता है। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होगा? हाँ, जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा कैश होता है तो वो उसे आरबीआई के पास पार्क कर सकते हैं, जिस पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। अच्छा। उसी ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करने का एक तरीका है। सोर्स में एक और रेट का जिक्र है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये रेपो रेट से कैसे अलग है? एमएसएफ को आप बैंकों के लिए एक इमरजेंसी विंडो समझ सकते हैं। इमरजेंसी विंडो? हाँ, अगर किसी बैंक को अचानक ओवरनाइट पैसों की जरूरत पड़ जाए और LAF विंडो से उसकी जरूरत पूरी ना हो, तो वो एमएसएफ के तहत आरबीआई से बोरो कर सकता है। ओके। ये एक पेनल्टी रेट होता है जो पॉलिसी रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% ज्यादा होता है। ये लिक्विडिटी शॉक्स के खिलाफ एक सेफ्टी वैल्व का काम करता है। What's fascinating here is आरबीआई के टूल किट में अप्रैल 2022 में एक नया और बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जुड़ा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF रेट। SDF? ये रिवर्स रेपो से एक कदम आगे है। SDF के तहत आरबीआई बैंकों से डिपॉजिट्स ले सकता है बिना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखे। ओह, बिना कोलैटरल के। ये तो आरबीआई के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल आ गया जो उसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एब्सोल्युटली। इससे आरबीआई सिस्टम से एक्सेस लिक्विडिटी को बहुत इफिशिएंटली अब्सॉर्ब कर सकता है। SDF के आने के बाद इसने LAF कॉरिडोर का फ्लोर यानी निचली सीमा तय कर दी है। तो ये LAF कॉरिडोर क्या है? ये आरबीआई के पॉलिसी रेट्स का एक फ्रेमवर्क है। इसमें सबसे ऊपर यानी सीलिंग है MSF रेट, सबसे नीचे यानी फ्लोर है SDF रेट, और इन दोनों के बीच में होता है पॉलिसी रेपो रेट। अच्छा। आरबीआई कोशिश करता है कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट रेट्स इसी कॉरिडोर के भीतर रहें। इसके अलावा बैंक रेट भी है जो अब MSF रेट के साथ अलाइन रहता है। ये तो हुए रेट्स वाले टूल्स। सोर्स में कुछ रिजर्व रेशियोज का भी जिक्र है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो CRR। हाँ, CRR और SLR को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है। पहले CRR को समझते हैं। ओके। इसे समझने के लिए पहले NDTL को समझना होगा। NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जो कि बैंकों के पास पब्लिक का कुल पैसा जमा है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FDs, RDs सब मिलाकर। एग्जैक्टली। तो CRR इसी NDTL का वो फिक्स परसेंटेज है जो हर बैंक को लीगली कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता? कोई ब्याज नहीं मिलता। ये एक तरह का सेफ्टी बफर भी है और मनी सप्लाई कंट्रोल करने का एक बहुत पावरफुल टूल भी। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? SLR भी NDTL का ही परसेंटेज है,
लेकिन ये पैसा बैंकों को आरबीआई के पास नहीं बल्कि अपने पास ही रखना होता है, अच्छा। और इसे कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन करना होता है। सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाकर आरबीआई बैंकों की लोन देने की क्षमता को सीधे सीधे कम कर सकता है। आपने कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीसेक का जिक्र किया, ये क्या होती हैं? जीसेक्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो ये सिक्योरिटीज जारी करती हैं। ओके। 1 साल से कम मैच्योरिटी वाली जीसेक्स को ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती हैं, और 1 साल से ज्यादा वाली को गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं, जिन्हें दोनों जारी कर सकते हैं, सेंटर और स्टेट। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस में ये सिक्योरिटीज कोलैटरल के तौर पर बहुत इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो हमने एमपीसी के फैसले और आरबीआई के टूल्स को समझ लिया। अब आते हैं मार्केट ऑपरेशंस पर। आरबीआई इन टूल्स को मार्केट में यूज कैसे करता है? सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओज। ओमोज आरबीआई का सबसे फ्लेक्सिबल टूल है। इसमें आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता या बेचता है। लॉजिक तो सिंपल लगता है। लॉजिक बहुत सिंपल है। जब आरबीआई जीसेक्स खरीदता है तो वो सेलर्स, बैंक्स को पैसे देता है, जिससे सिस्टम में मनी सप्लाई बढ़ती है। राइट। और जब वो जीसेक्स बेचता है तो वो मार्केट से पैसा खींच लेता है, जिससे मनी सप्लाई घटती है। एक और टूल का जिक्र है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। ये ओमोस से कैसे अलग है? एमएसएस एक स्पेशल टूल है जिसे 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मकसद ओमोस जैसा ही है, मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करना। तो फिर अलग क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। जब देश में बहुत ज्यादा फॉरेन कैपिटल इनफ्लो होता है तो उससे डोमेस्टिक मनी सप्लाई अचानक बढ़ जाती है। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करने के लिए एमएसएस बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। इससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो सरकार के खर्च के लिए नहीं होता, बल्कि आरबीआई के पास एक सेपरेट अकाउंट में पार्क रहता है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प ऑपरेशन ट्विस्ट। ये नाम तो किसी मूवी टाइटल जैसा लगता है। इसका काम भी काफी दिलचस्प है। ये एक स्पेशल टाइप का ओएमओ है। ओके। इसमें आरबीआई साइमल्टेनियसली शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है और उसी पैसे से लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है। 1 मिनट, ऐसा करने का मकसद क्या है? और इसका यील्ड कर्व को फ्लैटन करने का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? ग्रेट क्वेश्चन। यील्ड कर्व बेसिकली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। अच्छा। जब आरबीआई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदता है तो उनकी डिमांड बढ़ती है, उनकी प्राइस बढ़ती है और उनका यील्ड यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिर जाता है। ओके। इसका प्राइमरी एम होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना, बिना शॉर्ट टर्म रेट्स को छेड़े। इससे बिजनेसेस के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोन सस्ते हो जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है स्टेरिलाइजेशन। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किए गए इंटरवेंशन के साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जरूर। स्टेरिलाइजेशन को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए भारत में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉलर्स आ रहा है। ठीक है। इससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और रुपी एप्रिशिएट यानी मजबूत होने लगेगा। रुपी का बहुत ज्यादा एप्रिशिएट होना हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो इसे रोकने के लिए आरबीआई मार्केट से डॉलर्स खरीदेगा। एग्जैक्टली। लेकिन जब आरबीआई डॉलर्स खरीदता है तो उसे बदले में मार्केट में रुपीस डालने पड़ते हैं। राइट। इससे डोमेस्टिक मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन का खतरा पैदा हो सकता है। अच्छा, तो इस बढ़ी हुई रुपी सप्लाई के इम्पैक्ट को ऑफसेट यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए आरबीआई क्या करता है? यहीं पर स्टेरिलाइजेशन काम आता है। इस एक्सेस रुपी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ के जरिए जीसेक्स बेचता है या फिर एमएसएस बॉन्ड्स इशू करता है। ओके। इस पूरी प्रोसेस को ही स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन के असर को स्टेरिलाइज करना ताकि डोमेस्टिक मनी सप्लाई स्टेबल रहे। हम मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स के साथ शुरू करते हैं। पहला टूल है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। ये क्या होता है? देखिए, ये कोलैटरल और लोन की राशि के बीच का अंतर है। अच्छा। जब आरबीआई को मान लीजिए मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो वो बैंक्स के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है, और इसके विपरीत जब मनी सप्लाई कम करनी होती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है ताकि क्रेडिट फ्लो थोड़ा कम हो। समझ गया। अगला है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एससीसी। जी, इसका उद्देश्य इकोनॉमी के स्पेसिफिक सेक्टर्स में क्रेडिट के फ्लो को प्रभावित करना है। इसमें 2 मुख्य एक्शंस हो सकते हैं। एक तो एनकरेज क्रेडिट फ्लो, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में। हाँ बिल्कुल, जैसे एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रेडिट फ्लो को बढ़ावा देना। और दूसरा है रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट फ्लो, मतलब कुछ खास सेक्टर्स में लोन देना मुश्किल बनाना। एग्जैक्टली, जैसे लग्जरी गुड्स या स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करना। इसके माध्यम से आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को एक कंट्रोल्ड मैनर में बढ़ावा दे सकता है। और तीसरा क्वालिटेटिव टूल है मॉरल सुएजन। ये काफी दिलचस्प लगता है। हाँ, ये एक नॉन कोर्सिव मेथड है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को प्रभावित करने के लिए परसुएजन का उपयोग करता है। बिल्कुल। आरबीआई गवर्नर इस टूल का उपयोग बैंक्स को इन कामों के लिए इनकरेज करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि रिपो रेट कट्स को आगे पास ऑन करना। बिल्कुल,
रिपो रेट कट्स को लेंडिंग रेट्स में ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए रूरल एरियाज में नई ब्रांचेस खोलने के लिए कहना। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए भी? जी, एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स को लेंड करने के लिए, और साथ ही फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच में सुधार के लिए अवेयरनेस फैलाना। तो ये परसुएजन और अथॉरिटी पर निर्भर करता है, ना कि किसी लीगल एनफोर्समेंट पर। सही कहा। ये आरबीआई की क्रेडिबिलिटी और कमर्शियल बैंक्स के साथ उसके संबंधों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हमारे सोर्स में एक बहुत उपयोगी समरी टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी है। चलिए इसे जल्दी से देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMOs, इसका पर्पस है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना ताकि लिक्विडिटी कंट्रोल हो सके, है ना? जी, और ये एक क्वांटिटेटिव टूल है। फिर रिपो रेट जो लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, ये भी क्वांटिटेटिव है। हाँ, और उसका उल्टा रिवर्स रिपो रेट जो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। बिल्कुल, अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स के लिए। ये भी क्वांटिटेटिव है। फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS, ऑपरेशन ट्विस्ट, स्टेरिलाइजेशन, ये सब क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। जी, और फिर आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, जिसका पर्पस है क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करना। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल SCC, जो क्रेडिट को प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ डायरेक्ट करता है या नॉन प्रायोरिटी सेक्टर से रिस्ट्रिक्ट करता है। और आखिर में मॉरल स्वेजन, जो बैंकों के लेंडिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बिना किसी कानूनी दबाव के। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन प्रेजेंट डे इंडिया की। आरबीआई डोमेस्टिक और ग्लोबली इकोनॉमिक डायनामिक्स को एड्रेस करने के लिए वेरियस स्ट्रैटेजीज का उपयोग करता है। इसमें मुख्य रूप से 3 अप्रोचेस टू मॉनेटरी पॉलिसी हैं। पहला है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ये अप्रोच एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज जैसे सिंगापुर में अक्सर देखा जाता है। वहां सेंट्रल बैंक करेंसी को स्टेबलाइज करने पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत के संदर्भ में इसका मतलब लोकल करेंसी को US डॉलर जैसी मेजर करेंसीज के मुकाबले एक सर्टेन वैल्यू पर रखना होगा। अच्छा, और दूसरा अप्रोच? दूसरा अप्रोच है मल्टीपल इंडिकेटर्स। इस स्ट्रैटेजी के तहत सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जैसे कई इंडिकेटर्स पर ध्यान देता है। इंडिया की आरबीआई ने 2016 तक इसी मॉडल को फॉलो किया था। Here's where it gets really interesting. तीसरा अप्रोच है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग और FIT, प्राइस स्टेबिलिटी। What's fascinating here is ये 2016 से भारत का करंट फ्रेमवर्क है। इसमें सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करता है, जिसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करना होता है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट था। जी, यह उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट 2013-14 की रिकमेंडेशंस पर आधारित था, जिसे आरबीआई एक्ट सेक्शन 45 में अमेंडमेंट करके इम्प्लीमेंट किया गया था। चलिए, अब आरबीआई के विभिन्न मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंसेस को समझते हैं। आरबीआई इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर अपनी पॉलिसी रेट्स को एडजस्ट करने के लिए अलग-अलग स्टैंसेस अपनाता है। पहला है अकोमोडेटिव स्टैंस। इसका ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिसी रेट्स को कम करना ताकि मनी सप्लाई बढ़ाई जा सके। मतलब जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही हो। बिल्कुल। इसका रिजल्ट होता है बोरोइंग को प्रमोट करना और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना। दूसरा है न्यूट्रल स्टैंस। ये आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर पॉलिसी रेट्स को एडजस्ट करना। रिजल्ट ये होता है कि आरबीआई रेट्स बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ताकि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को स्टेबलाइज किया जा सके। और तीसरा है हॉकिश स्टैंस। इसका ऑब्जेक्टिव पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना या उन्हें अनचेंज रखना होता है ताकि इन्फ्लेशन को एड्रेस किया जा सके। रिजल्ट ये होता है कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन ये इन्फ्लेशन को कंटेन करने में मदद करता है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब हम ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर आते हैं। ये बताता है कि सेंट्रल बैंक के पॉलिसी एक्शंस इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके कुछ की चैनल्स हैं। पहला और सबसे सीधा है इंटरेस्ट रेट चैनल। मॉनेटरी ईजिंग मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, जिससे बिजनेस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। इसके विपरीत पॉलिसी रेट्स बढ़ाने से डिमांड और इन्फ्लेशन कम होती है। और एक्सचेंज रेट चैनल ये कैसे काम करता है? लोअर इंटरेस्ट रेट से करेंसी डिप्रीशिएट हो सकती है, जिससे एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। हालांकि इससे इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं, खासकर क्रूड ऑयल जैसे आइटम्स के लिए। तीसरा है क्रेडिट चैनल। एक्सपेंशनरी पॉलिसी से बैंक लेंडिंग बढ़ती है, जिससे इन्वेस्टमेंट और आउटपुट में वृद्धि होती है। और चौथा एसेट प्राइस चैनल। लोअर इंटरेस्ट रेट से एसेट प्राइसेस जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट ये सब बढ़ सकते हैं, जिससे हाउस होल्ड वेल्थ में वृद्धि होती है और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा मिलता है। अब कुछ अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को देखते हैं। ये तो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होंगे ना? जी बिल्कुल। पहला है जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, ZIRP। इसमें सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को क्लोज टू 0 पर सेट करता है ताकि बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जा सके।
लेकिन इसमें लिक्विडिटी ट्रैप का भी तो खतरा होता है। हाँ बिल्कुल, इससे लिक्विडिटी ट्रैप का खतरा हो सकता है, जहां बिजनेस और इंडिविजुअल्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी के बावजूद इन्वेस्ट करने से बचते हैं। दूसरा है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, NIRP। इसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स को 0 से नीचे सेट किया जाता है। इसका मकसद सेविंग करने के बजाय स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना है। ये तो काफी रेडिकल लगता है। जापान और स्वीडन जैसे देशों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए इस पॉलिसी का उपयोग किया है। और तीसरा है हेलीकॉप्टर मनी। ये एक अनकन्वेंशनल टूल है जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली मनी सप्लाई को बढ़ाकर या टैक्स कट्स के माध्यम से इकोनॉमी में पैसा डालती है ताकि डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट किया जा सके। अब बात करते हैं बैंक्स लेंडिंग रेट्स की। देखिए, इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट IBLR को बैंक के करंट फाइनेंशियल ओवरव्यू, डिपॉजिट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कैलकुलेट किया जाता है। इसका एवोल्यूशन कुछ इस तरह हुआ है। हाँ, टिल 2010 था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, फिर 2010-2016 में बेस रेट आया और 2016 ऑनवर्ड्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR फॉर फ्लोटिंग रेट लोन्स। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज MCLR सिस्टम में इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन प्रोसेस में ओपेसिटी और रेगुलर फंड रीप्राइसिंग की समस्याओं के कारण RBI ने 2019 में एक्सटर्नल बेंचमार्किंग इंट्रोड्यूस किया। जी, ये एक्सटर्नल बेंचमार्किंग फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए मैंडेटरी है, खासकर MSME लोन्स के लिए। MCLR के विपरीत जो एक इंटरनल सिस्टम था, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में बैंक्स को 4 एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मैकेनिज्म्स में से चुनने का ऑप्शन दिया गया है। वो कौन-कौन से हैं? पहला, द RBI रेपो रेट, दूसरा द 91-day T-bill yield, तीसरा द 182-day T-bill yield और चौथा एनी अदर बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट एज डेवलप्ड बाय द फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारे सोर्स में एक PW+ बॉक्स भी है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का एक नोट है कि हाउस होल्ड्स अब बैंक डिपॉजिट से स्टॉक मार्केट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे बैंक्स पर क्या असर पड़ रहा है? इससे बैंक्स के लिए रॉ मटेरियल मतलब डिपॉजिट्स ट्रांसमिट करना मुश्किल हो रहा है, जो स्केर्स और एक्सपेंसिव होता जा रहा है। ओके, लेट्स अनपैक द बिग टॉपिक, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल में वृद्धि है, जिससे परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI इन्फ्लेशन को मेजर करने और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में समय के साथ आए बदलावों को ट्रैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या हैं? पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अवेलेबल सप्लाई से अधिक हो जाती है। इसके कॉजेज हैं जैसे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में वृद्धि या टैक्स कट से एग्रीगेट डिमांड के बढ़ना। हाँ, या फिर फिस्कल स्टिमुलस। डिप्रिसिएशन ऑफ द रूपी भी एक कारण है। वीकर करेंसी से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है। और लोअर इंटरेस्ट रेट्स भी। जी, सेंट्रल बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट्स कम करने से कंज्यूमर स्पेंडिंग और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है। दूसरा प्रकार है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये प्रोडक्शन की कॉस्ट में वृद्धि के कारण होता है, जो कंज्यूमर्स पर पास ऑन की जाती है। इसके कॉजेज हैं इंक्रीज इन वेजेस बढ़ने से बिजनेसेस के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, नेचुरल डिजास्टर्स या पैंडेमिक्स सप्लाई को बाधित कर सकते हैं, जिससे प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और राइज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस भी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ जाती हैं। और एक और प्रकार है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब सेंट्रल बैंक द्वारा इकोनॉमी में एक्सेसिव मनी सप्लाई इंट्रोड्यूस की जाती है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की तुलना में अधिक पैसा सर्कुलेट होता है, तो डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ जाती हैं। इन्फ्लेशन के कुछ और कॉजेज भी हैं, जैसे सेंट्रल बैंक्स प्रिंट मोर मनी या इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम रखते हैं, जिससे लिक्विडिटी और फ्यूल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ते हैं। हाँ, और क्रिएशन ऑफ न्यू मनी भी बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए इन्फ्लेशनरी हो सकता है, क्योंकि ये मनी सप्लाई को बढ़ाता है, जिससे एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है सप्लाई चेन डिसरप्शंस। जी, इवेंट्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स या ग्लोबल क्राइसिस जैसे कोविड-19 पैंडेमिक गुड्स की सप्लाई को डिसरप्ट कर सकते हैं। फिर है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब किसी देश की करेंसी डिप्रिशिएट होती है, जिससे इंपोर्ट्स जैसे रॉ मटेरियल्स या फिनिश प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रुपी के मुकाबले US डॉलर के अप्रिसिएशन से भारत के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है, जिससे इन्फ्लेशन होता है। अब बेस्ड ऑन स्पीड इन्फ्लेशन को कैटेगराइज करते हैं। पहला क्रीपिंग इन्फ्लेशन 1 to 4%। ये स्लो और ग्रेजुअल इन्फ्लेशन है, जो इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट नहीं करती। दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन 2 to 10%। ये मैनेजेबल है, लेकिन ये चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को गर्म करना शुरू कर सकती है। तीसरा रनिंग इन्फ्लेशन 10 to 20%। ये अधिक स्पष्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। चौथा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन 20% to 1000%। ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता है, अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस को कम करता है और विशिष्ट साइकिल ऑफ राइजिंग प्राइसेस को जन्म दे सकता है। और आखिर में हाइपर इन्फ्लेशन। ये एक्सट्रीम और अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, जो 1000% से अधिक हो सकती है। ये अक्सर करेंसी के कोलैप्स की ओर ले जाती है।
एग्जाम्पल्स में जर्मनी इन द 1920s, जिम्बाब्वे इन द 2000s और वेनेजुएला इन द 2010s शामिल है। सोर्सेज की शुरुआत कुछ फंडामेंटल की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से होती है। पहला टर्म है स्क्यूफ्लेशन। ये क्या है? स्क्यूफ्लेशन देखिए एक ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में कुछ चुनिंदा चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, अच्छा, जबकि ज्यादातर दूसरी चीजों के दाम मतलब स्टेबल रहते हैं। जैसे प्याज या टमाटर के दाम। बिल्कुल, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हमारे देश में अक्सर देखने को मिलता है, जब खराब फसल के कारण प्याज या टमाटर जैसी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं, लेकिन बाकी सामान के दाम लगभग वही रहते हैं। तो ये महंगाई का एक तिरछा या स्क्यूड इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत आम बात है, लेकिन एक और शब्द है जो इससे कहीं ज्यादा डरावना लगता है, स्टैगफ्लेशन। ये तो ऐसा है कि महंगाई भी है और अर्थव्यवस्था भी ठप पड़ी है। बिल्कुल, ये किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है जिसमें 3 चीजें एक साथ होती हैं। 3 चीजें बढ़ रही है और 3 हाई इन्फ्लेशन। बाप रे। जी, ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है क्योंकि महंगाई को कम करने के जो उपाय होते हैं उनसे ग्रोथ और धीमी हो सकती है। अच्छा, तो ये टर्म्स हालात को डिस्क्राइब करते हैं। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इन्फ्लेशन के रेट ऑफ चेंज से जुड़े हैं, जैसे डिसइन्फ्लेशन। बहुत से लोग इसे डिफ्लेशन से कंफ्यूज कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इसे क्लियर करना जरूरी है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई की दर में कमी आना। मतलब कीमतें गिरना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें गिर रही हैं, बल्कि ये है कि वो पहले से धीमी गति से बढ़ रही हैं। जैसे अगर पिछले साल महंगाई दर 8% थी और इस साल 6% हो गई तो इसे डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। समझ गया, कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं पर धीरे। और डिफ्लेशन फिर इसका ठीक उल्टा हुआ। हाँ, डिफ्लेशन का मतलब है गुड्स और सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल में गिरावट आना। मतलब जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वो अब 98 रुपए की हो गई है। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, पर ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि कीमतें और गिरेंगी तो वे खर्च करना बंद कर देते हैं, जिससे डिमांड कम हो जाती है। और अगर ये डिफ्लेशन की स्थिति बहुत लंबे समय तक चले, कई सालों तक, तो क्या हम उसे डिप्रेशन कहते हैं? बिल्कुल सही। डिप्रेशन एक प्रोलॉन्ग्ड एंड सिवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न है जो कई सालों तक चल सकता है। इसकी पहचान ही वीक इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और लो कंज्यूमर डिमांड से होती है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s। एग्जैक्टली, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए अब कुछ और रिलेटेड टर्म्स देखते हैं। मंदी के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकारें कुछ कदम उठाती हैं। सोर्सेज में इसके लिए एक टर्म है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन इकोनॉमी में कंट्रैक्शन या मंदी के दौर के बाद जान फूंकने की प्रक्रिया है। ये आमतौर पर सरकार द्वारा किया जाता है। कैसे? सरकारी खर्च बढ़ाकर या टैक्स घटाकर। इसका मकसद होता है इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट करना ताकि ग्रोथ फिर से शुरू हो सके। सोर्सेज में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ एक फॉर्मूला भी दिया गया है, एक्चुअल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे पॉपुलर रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझ सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में 50 टेबल्स हैं। ये उसकी पोटेंशियल कैपेसिटी है, लेकिन सैटरडे नाइट को 70 ग्रुप्स खाना खाने आ जाते हैं। ये एक्चुअल डिमांड है। तो क्या होगा? वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाएगी और शायद दाम भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में भी जब एक्चुअल डिमांड उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो कीमतों पर अपवर्ड प्रेशर बनता है। इसी को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो जाहिर है इसका उल्टा भी होता होगा। सोर्सेज उसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। टेबल्स है, लेकिन ग्राहक केवल 30 टेबल्स के लिए ही है। डिमांड पोटेंशियल आउटपुट से कम है, तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। सही पकड़ा। अर्थव्यवस्था में भी जब डिमांड कम होती है तो कीमतें और इकोनॉमिक आउटपुट गिरने लगते हैं। एक और टर्म है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ये शब्द बॉटलनेक से ही काफी कुछ साफ कर देता है। बिल्कुल, ये तब होता है जब किसी चीज की डिमांड तो स्टेबल है, लेकिन सप्लाई चेन में किसी रुकावट या बॉटलनेक की वजह से सप्लाई अचानक घट जाती है। जैसे कोई हड़ताल? हाँ, जैसे अगर किसी पोर्ट पर हड़ताल हो जाए और इम्पोर्टेड माल फंस जाए तो बाजार में उस माल की कमी से जो महंगाई बढ़ेगी वो बॉटलनेक इन्फ्लेशन होगी। अगला टर्म है इन्फ्लेशन टैक्स। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ टैक्स हो। हाँ, इसे हिडन टैक्स भी कहा जा सकता है। जब महंगाई बढ़ती है तो आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये एक तरह का टैक्स ही है आपकी सेविंग्स पर। जी। साथ ही जब वेजेस बढ़ती हैं तो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट्स में आ जाते हैं, जिससे सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है इन्फ्लेशन प्रीमियम। ये क्या है? ये बोरोअर्स यानी कर्ज लेने वालों को इन्फ्लेशन से होने वाले फायदे से जुड़ा है। देखिए, रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। ये कर्ज लेने वालों के लिए एक तरह का बोनस है। तो सोर्सेज में जो लिखा है कि बोरोअर्स बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन, उसका यही मतलब है? जी हाँ, क्योंकि वो जो पैसा बैंक को वापस चुकाते हैं, महंगाई की वजह से उस पैसे की रियल वैल्यू कम हो चुकी होती है। एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन स्पाइरल, जिसे वेज प्राइस स्पाइरल भी कहा जाता है। ये एक दुष्चक्र है।
महंगाई बढ़ने से वर्कर्स अपनी लिविंग कॉस्ट पूरी करने के लिए ज्यादा सैलरी की मांग करते हैं। और कंपनियां बढ़ी हुई सैलरी का बोझ ग्राहकों पर डाल देती हैं, यानी चीजों के दाम बढ़ा देती हैं। बढ़े हुए दामों को देखकर वर्कर्स फिर से सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं और ये साइकिल बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी शून्य है। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति से है जहां इकोनॉमी के सभी अवेलेबल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने नेचुरल रेट पर है। नेचुरल रेट। हाँ, इसमें केवल फ्रिक्शनल मतलब जो लोग नौकरी बदल रहे हैं और स्ट्रक्चरल मतलब जिनकी स्किल्स ऑब्सोलीट हो गई हैं अनएम्प्लॉयमेंट शामिल होता है। कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक बहुत ही अनोखा टर्म है कॉब-वेब फिनोमेना। ये फिनोमेना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिनकी सप्लाई को तुरंत नहीं बदला जा सकता, उनमें प्राइस फ्लक्चुएशंस को एक्सप्लेन करता है। मकड़ी के जाले जैसा। हाँ, मान लीजिए इस साल टमाटर के दाम बहुत अच्छे मिले। इसे देखकर अगले साल बहुत सारे किसान टमाटर उगाएंगे। इससे सप्लाई बढ़ जाएगी और दाम गिर जाएंगे। सही। और गिरे हुए दाम देखकर उससे अगले साल किसान टमाटर कम उगाएंगे, जिससे सप्लाई घटेगी और दाम फिर बढ़ जाएंगे। ये साइकिल चलता रहता है। इसके बाद है ओवरहीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। ओवरहीटिंग तब होती है जब अर्थव्यवस्था की एग्रीगेट डिमांड उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ये उस गाड़ी की तरह है जिसे आप बहुत तेज भगा रहे हैं और इंजन गर्म हो गया है। और इसके लक्षण? हाई इन्फ्लेशन, एसिड प्राइस बबल्स और संसाधनों पर भारी दबाव। और अंत में इन्फ्लेशनरी गैप का एक और जिक्र है, इस बार एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के संदर्भ में। हाँ, ये कॉन्सेप्ट दोहराया गया है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से। ये तब होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड यानी कुल मांग एग्रीगेट सप्लाई यानी कुल आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है। बात वही है, डिमांड इज आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई। एग्जैक्टली। ये तो हुए सारे टर्म्स। हाँ। अब आते हैं इन्फ्लेशन को मापने के तरीकों पर, खासकर कोर वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन। सबसे पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, जिसके बारे में हम अखबारों में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में मौजूद सभी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में आए बदलाव को मापता है। इसमें फूड और एनर्जी जैसी चीजें भी शामिल होती हैं, जिनके दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। तो ये वॉलेटाइल होता है काफी? बहुत ज्यादा। ये महंगाई की एक ओवरऑल स्नैपशॉट तो देता है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म ट्रेंड का सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो क्या पॉलिसी मेकर्स एक ज्यादा स्टेबल मेजर का इस्तेमाल करते हैं? यहीं पर कोर इन्फ्लेशन आता है। बिल्कुल। कोर इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में से फूड और फ्यूल जैसी वॉलेटाइल आइटम्स को हटा दिया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था के अंडरलाइंग ज्यादा स्टेबल इन्फ्लेशन ट्रेंड का पता चलता है। अच्छा, तो आरबीआई पॉलिसी बनाते समय इस पर ध्यान देता है? जी, ताकि शॉर्ट टर्म प्राइस शॉक से गुमराह ना हो। सोर्सेज में रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन का भी जिक्र है, जो 2022 के इकोनॉमिक सर्वे में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कोर इन्फ्लेशन का भी एक कह सकते हैं एडवांस्ड वर्जन है। ये कोर इन्फ्लेशन से भी ज्यादा वॉलेटाइल आइटम्स को एक्सक्लूड करता है। इसका मकसद अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को और भी साफ तरीके से समझना है। और एक और वेरिएशन है, कोर इन्फ्लेशन। हाँ, ये मेजर ना केवल फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसी आइटम्स को भी हटा देता है। अब बात करते हैं उन इंडाइसेस की जिनसे ये सब मापा जाता है। सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? WPI होलसेल लेवल यानी मंडी और फैक्ट्रियों के स्तर पर कीमतों को मापता है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा लगभग 64% है। 64%? वाओ। जी। फिर आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स, जिनका वेटेज 23% है, और अंत में फ्यूल एंड पावर, जिनका वेटेज 13% है। और इसे पब्लिश कौन करता है? इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर OEA, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, हर महीने पब्लिश करता है। अब आते हैं दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी इंडेक्स पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ये रिटेल प्राइसेस को ट्रैक करता है। हाँ, CPI उस कीमत को ट्रैक करता है जो हम और आप यानी कंज्यूमर बाजार में सामान और सेवाओं के लिए चुकाते हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का नॉमिनल एंकर अब CPI ही है। इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर 2011-12 है। और इसके पर्पस और मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? WPI से ये कितना अलग है? इसका मेन पर्पस कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में बदलाव को मापना है। इसके कंपोनेंट्स हमारे आपके महीने के खर्च को रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा कंपोनेंट है फूड एंड बेवरेजेस। अच्छा, इसका वेटेज कितना है? 45.86%। इसके बाद मिसलेनियस 28.32%, हाउसिंग 10.07%, फ्यूल एंड लाइट 6.84%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.53% और पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स 2.38%। सोर्सेज में इसके अलग-अलग वर्जन्स का भी जिक्र है। जी, एक तो है CPI कंबाइंड रूरल प्लस अर्बन, जिसे NSO जारी करता है। यही पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल होता है। हाँ, इसके अलावा लेबर ब्यूरो 2 और CPI जारी करता है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI-IW, जिसका इस्तेमाल डियरनेस अलाउंस DA तय करने में होता है, और CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI-AL। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, फिलिप्स कर्व। ये इकोनॉमिक्स में एक फंडामेंटल ट्रेड ऑफ की बात करता है। फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है। सरल शब्दों में ये कर्व सजेस्ट करता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो लेबर की डिमांड बढ़ती है। तो वेजेस बढ़ानी पड़ती हैं? बिल्कुल। बढ़ी हुई वेजेस से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, वो ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो ज्यादा जॉब्स के लिए थोड़ी ज्यादा महंगाई स्वीकार करनी पड़ती है। एक तरह से हाँ, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक दुविधा खड़ी करता है। अब कुछ और इन्फ्लेशन इंडाइसेस एंड इंडिकेटर्स देखते हैं।
पहला है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजर माना जाता है। ये डब्ल्यूपीआई या सीपीआई की तरह किसी फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स पर आधारित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूस हुए सभी गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में आए बदलाव को रिफ्लेक्ट करता है। इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इनटू 100। जी। और इसकी वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है? बहुत सीधा है। अगर डिफ्लेटर 100 से ज्यादा है तो बेस ईयर की तुलना में इन्फ्लेशन हुआ है, अगर 100 से कम है तो डिफ्लेशन। सोर्सेज में होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की एक टेबल भी है जो कुछ की पॉइंट्स समराइज करती है। हाँ, टेबल बताती है कि इसका बेस ईयर 2011-12 है, और सबसे जरूरी बात, इसके कवरेज में सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं। यही इसकी एक बड़ी सीमा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा सर्विसेज है। इसी से जुड़ा एक कंपैरिजन टेबल है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI वर्सेस WPI वर्सेस CPI। ये टेबल तीनों के बीच के फंडामेंटल फर्क को हाईलाइट करती है, फोकस, कवरेज और टैक्सेस। फोकस में क्या अंतर है? PPI प्रोड्यूसर को मिलने वाली फैक्ट्री गेट प्राइस मापता है, WPI होलसेलर की कीमत और CPI एंड कंज्यूमर द्वारा चुकाई गई कीमत। और टैक्सेस? PPI में इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं होते, जबकि CPI में शामिल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अगला कॉन्सेप्ट है बेस इफेक्ट एंड इन्फ्लेशन। ये समझने में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। देखिए, बेस इफेक्ट का मतलब है कि पिछले साल के प्राइस लेवल्स का करंट ईयर के इन्फ्लेशन कैलकुलेशन पर क्या असर पड़ता है। अगर पिछले साल प्राइसेस बहुत कम थे, मतलब अ लो बेस, तो इस साल कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी इन्फ्लेशन रेट को बहुत ज्यादा दिखा सकती है। यहाँ प्याज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ, एग्जाम्पल दिखाता है कि 2010 में प्याज 100 रुपए का था, जो 2011 में 110 रुपए का हो गया। बढ़ोतरी हुई 10 रुपए की, और इन्फ्लेशन रेट रहा 10%। ठीक है। अब 2011 से 2012 में कीमत 110 रुपए से बढ़कर 120 रुपए हुई। बढ़ोतरी अभी भी 10 रुपए की ही है, लेकिन हाई बेस की वजह से इन्फ्लेशन रेट अब सिर्फ 9.09% ही रहा। अच्छा, एब्सोल्यूट इंक्रीज सेम है पर परसेंटेज चेंज अलग है। यही बेस इफेक्ट है। एग्जैक्टली। ये सब समझने के बाद अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के उपायों पर। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन, जो RBI के हाथ में है। इसमें RBI के पास कई टूल्स हैं। पहला है इंक्रीज इन बैंक रेट। जब ये बढ़ता है तो बैंकों के लिए बोरोइंग महंगी हो जाती है, जिससे वो आगे लोन देना कम कर देते हैं। फिर है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स इन जनरल। हाँ, जब RBI अपने पॉलिसी रेट्स जैसे रेपो रेट को बढ़ाता है तो होम लोन्स, कार लोन्स सब महंगे हो जाते हैं। इससे लोग खर्च कम करते हैं। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। ये कैसे काम करता है? सिक्योरिटीज को बाजार में खरीदता या बेचता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI सिक्योरिटीज को बेचता है, जिससे सिस्टम से लिक्विडिटी कम हो जाती है। और इंक्रीज इन रेपो रेट, CRR, SLR, इन्हें बढ़ाने का भी वही असर होता है? हाँ, इन सभी का मकसद मनी सप्लाई को टाइटन करना और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कम करना है। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स पर, जो सरकार के हाथ में है। यहाँ सरकार का सबसे बड़ा टूल है इंक्रीज इन टैक्सेस। जब सरकार टैक्सेस बढ़ाती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता घटती है। सरकार के कुछ नॉन पॉलिसी मेजर्स भी हैं, जैसे रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाँ, जब सरकार सड़कों या दूसरी योजनाओं पर अपना खर्च कम करती है तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड सीधे तौर पर कम होती है। और ब्रॉडन टैक्स कवरेज। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों और गतिविधियों को टैक्स नेट के दायरे में लाना। अब कुछ अदर मेजर्स की बात करते हैं, जैसे प्राइस कंट्रोल्स। ये एक डायरेक्ट मेजर है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन इससे मार्केट डिस्टॉर्ट होता है और लॉन्ग टर्म में शॉर्टेज हो सकती है। इंपोर्ट कंट्रोल्स। अगर महंगाई इंपोर्टेड गुड्स की वजह से आ रही है तो सरकार उन पर टैरिफ्स या कोटास लगा सकती है। और वेज रिस्ट्रिक्शंस। ये वेज प्राइस स्पाइरल को रोकने के लिए किया जा सकता है। यहाँ एक बड़ा डायग्राम है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंटेन इन्फ्लेशन का। ये डायग्राम कई प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स दिखाता है जो सरकार उठाती है, जैसे लोअर्ड LPG एंड फ्यूल प्राइसेस, एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन ऑन सीरियल्स, अनियन एंड शुगर, स्टॉक मॉनिटरिंग ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस टू प्रिवेंट होर्डिंग, और सब्सिडाइज्ड सेल ऑफ एसेंशियल आइटम्स। जी। इस डायग्राम के केंद्र में एक बॉक्स है, सब्सिडाइज्ड सेल ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स अंडर भारत ब्रांड। हाँ, ये एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव को हाईलाइट करता है। इसमें सरकार भारत ब्रांड के तहत जरूरी चीजें बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है, जैसे भारत आटा एट ₹27.5 kg, भारत राइस एट ₹29 kg, और भारत दाल भी। जी, अलग अलग दालें। ये इन्फ्लेशन के असर को सीधे तौर पर कम करने की एक कोशिश है। अब प्राइस में स्पाइरल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग फीडबैक लूप है। ठीक है। पहला, वर्कर्स देखते हैं कि उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, इसलिए वे ज्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं। ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयर्स बढ़ी हुई वेजेस के कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा देते हैं। और तीसरा, बढ़ी हुई कीमतों को देखकर वर्कर्स को लगता है कि उनकी वेजेस फिर से कम पड़ रही हैं और वे और भी हायर वेजेस की डिमांड करते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। पेज 39 पर इसका एक सिंपल डायग्राम भी है। हाँ,
डायग्राम इसी साइकिल को दिखाता है। Wages increase leads to input costs increase, which leads to firms raise prices, which leads to inflation increases, and this prompts workers to demand higher wages, completing the loop. अब देखते हैं इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी टेबल को। ये टेबल तीनों के बीच के रिश्ते को साफ करती है। मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे आरबीआई मैनेज करता है, उसका ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। और फिस्कल पॉलिसी? उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है। उसके टूल्स हैं टैक्स पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करना। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे, इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये टेबल दिखाता है कि महंगाई का असर समाज के अलग अलग वर्गों पर कैसे पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कंज्यूमर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी परचेजिंग पावर घट जाती है। और क्रेडिटर्स, लेंडर्स? उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट, उन्हें जो पैसा वापस मिलता है उसकी रियल वैल्यू कम हो चुकी होती है। लेकिन डेटर्स, मतलब जिन्होंने कर्ज लिया है, उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये यूपीएससी 2013 में पूछा भी गया था। हाँ, क्योंकि उनके कर्ज का रियल बर्डन कम हो जाता है। और वेज अर्नर्स? ज्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट, खासकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जहां वेजेस महंगाई के साथ नहीं बढ़ती। सेवर्स का भी नुकसान होता है ना? बिल्कुल, बैंक में रखी उनकी सेविंग्स की रियल वैल्यू घट जाती है। अंत में एक PW+ बॉक्स है, Why does the RBI still allow MCLR? जबकि अब EBLR सिस्टम आ गया है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। इसका कारण ये है कि बैंक्स के पास फिक्स्ड हाई रेट्स पर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, जैसे FDs। अगर वे हर लोन को तुरंत EBLR में मूव कर दें और RBI रेपो रेट में भारी कटौती कर दे, तो बैंकों की लोन से इनकम तो तुरंत घट जाएगी, लेकिन FD पर उन्हें पुराना हाई इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। इससे तो बैंकों को भारी नुकसान हो सकता है। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस का खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए ट्रांजिशन धीरे धीरे किया जा रहा है। So what does this all mean? हमने इन्फ्लेशन की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया की गहराई में जाकर देखा, इसकी टर्मिनोलॉजी से लेकर इसे कंट्रोल करने के टूल्स तक। What's fascinating here is the delicate balancing act. पॉलिसी मेकर्स को हमेशा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के बीच एक संतुलन बनाना होता है। हर पॉलिसी मेजर का एक ट्रेड ऑफ होता है। बिल्कुल, ब्याज दरें बढ़ाने से महंगाई तो कम होती है, पर ग्रोथ भी धीमी हो सकती है। ये डिस्कशन यहीं खत्म नहीं होता, ये एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। This raises an important question. भारत जैसी एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जो तेजी से ग्रो करना चाहती है, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? क्या कुछ हद तक इन्फ्लेशन ग्रोथ के लिए एक जरूरी कीमत है? हाँ, जिसे चुकाया जाना चाहिए, या प्राइस स्टेबिलिटी को हर हाल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही ग्रोथ थोड़ी धीमी क्यों न हो जाए? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है।